कहानी पाठ से पहले मैं स्वर्गीय श्री राम कुमार रात्रि जी की स्मृतियों को नमन करना चाहूँगा, जिनके सानिध्य में हमने लिखना पढ़ना सीखा। मेरी कहानी का शीर्षक है एक जोड़ी नवविवाह की। ये सुधीर फिर से अनुपस्थित चल रहा है क्या? हाजिर रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए सहायक अभियंता विक्रम शर्मा ने अपने क्लर्क से पूछा। पता तो है आपको सर, उसका हर महीने यही हाल रहता है। तनख्वाह मिलने के बाद वह दिन रात नशे में डूबा रहता है। अब तो वह तनख्वाह खत्म करके ही दफ्तर में उपस्थित होगा। तुम एक काम करो, बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए उसे एक वार्निंग लेटर भेजो और उसमें उसे सख्त हिदायत भी दो कि अगर वह तुरंत प्रभाव से कार्य पर उपस्थित न हुआ तो उसके खिलाफ उचित अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए मंडल कार्यालय को लिख दिया जाएगा। यह सुनते ही राधेश्याम क्लर्क एक कागज साहब के सामने टेबल पर रखता हुआ बोला, सर मैंने तो पहले ही मेमो तैयार कर लिया था, आप दस्तखत करें और चरणदास चपरासी को उसके घर भिजवाएं। कोई घंटे भर बाद राधेश्याम क्लर्क शर्मा जी के सामने आन खड़ा हुआ। चरणदास वापिस आ गया है सर, कह रहा है कि सुधीर के घर पर तो ताला लगा हुआ है। फिर थोड़ा इधर उधर देखकर वह अपना चेहरा शर्मा जी के नजदीक लाकर बुदबुदाया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर, लगता है सुधीर ने चरणदास को भी एक पैक पिला दिया है। आप चरणदास को बुलाकर देखो, उसकी आंखें सारा किस्सा बयान कर रही हैं। शर्मा जी ने तुरंत बैल बजाकर चरणदास को बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। वह अपनी बात पर ही अड़िग रहा कि साहब मैं उसके घर पर गया था, पर उसके घर पर ताला लगा हुआ है। और जब शर्मा जी ने लाल आंखें दिखाते हुए पूछा कि फिर तू शराब कहाँ पी कर आया है, तो वह कसमें खाने लगा कि माँ कसम साहब, मैंने शराब की एक बूंद भी नहीं पी है। शर्मा जी ने एक दूसरे कर्मचारी सदाराम हेल्पर को बुलाकर उसे मेमो दिया और ठीक से सारी बात समझाकर सुधीर के घर भेज दिया। कोई घंटे भर बाद ही उसने लौटकर रिपोर्ट दी, साहब जी मैं सुधीर के घर गया पर वहां तो ताला लगा हुआ था। अभी मैं पास पड़ोस में पूछताछ कर ही रहा था कि सुधीर की वाइफ आ गई। वह बाजार से आई थी, उसने मेरे सामने ही घर का ताला खोला। मैंने उसकी वाइफ को नमस्ते करके सारी बात बताई। उसने मुझे बताया कि सुधीर तो सुबह ही घर से निकल गए थे, ऑफिस जाने की बात कह रहे थे। जब मैंने कहा कि उसे ऑफिशियल मेमो देना था तो कहने लगी कि वह आएंगे तो मैं उन्हें ऑफिस में भेज दूंगी। अब साहब मेमो मैंने उसे दिया नहीं, मैंने सोचा कि लेडी है, उसे क्यों परेशान करना, वह तो पहले ही सुधीर की वजह से परेशान रहती है। अब जैसे कैसे करके अपनी बेटियों को पाल रही है बेचारी। यह कहते हुए उसने मेमो वाला बंद लिफाफा मेज पर रख दिया। शर्मा जी क्रोधाग्नि में जलने लगे। उनकी क्रोधाग्नि में घी और डल गया जब राधेश्याम ने उन्हें बताया कि सदाराम सुधीर का पड़ोसी है। मैं तो आपको तभी रोकने लगा था जब आप उसे सुधीर के घर भेज रहे थे। शर्मा जी ने मन ही मन कुछ फैसला किया। उन्हें साइड पर तो जाना ही था। बैल बजाकर चरणदास चपरासी के हाथ ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी लगाने का आदेश दिया। उन्होंने राधेश्याम क्लर्क को भी जीप में बैठने को कह दिया। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने ड्राइवर से कहा, रामबाग कॉलोनी चलना है। ड्राइवर ने चौंकते हुए उनका चेहरा देखा था। रामबाग कॉलोनी? सुधीर के घर जाना है क्या आपको? तुझे पता है उसका घर कहाँ है? उन्होंने ड्राइवर को उल्टा सवाल दाग दिया था। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये 10 मिनट का ही तो रास्ता है सारा। ड्राइवर ने कुछ सोचते हुए गंभीर सी मुख मुद्रा बनाकर नजरें सड़क पर गड़ा दी। सदर बाजार होते हुए रामबाग कॉलोनी पहुंचकर सुधीर के घर से 2-3 घर पहले ही जीप रोककर ड्राइवर ने सुधीर के घर की तरफ इशारा किया था। वो टंकी वाला मकान दिखाई दे रहा है जो, उससे अगला मकान सुधीर का ही है। घर का मुख्य द्वार बंद था। कालबेल बजाने के लिए 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। शर्मा जी ने सीढ़ियां चढ़कर बेल बजा दी। सुधीर की पत्नी ने दरवाजा खोला तो घर का एक हिस्सा शर्मा जी को नुमाया होने लगा था। छोटा सा खुला आंगन और उससे आगे बरामदे में बिछे तख्त पर कोई चादर ओढ़कर सोया हुआ था। शर्मा जी की नजरों का पीछा करते हुए सुधीर की पत्नी ने नमस्ते सर कहते हुए हाथ जोड़ दिए। वह शर्मा जी से वाकिफ थी। सुधीर की लापरवाहियों के कारण उसकी बार बार रोकी गई सैलरी जारी करवाने के लिए सुधीर के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते उसकी जूतियां घिस गईं।
शर्मा जी ने उसके अभिवादन का जवाब न देते हुए सीधा मेमो वाला लिफाफा आगे बढ़ाया और बोले, यह लेटर सुधीर को देना है, वह अगर घर पर है तो बुला दीजिए। एक बार को तो सुधीर की पत्नी सकपका सी गई, तुरंत संभलती हुई बोली, सर वह तो कई दिनों से बीमार चल रही है। फिर वह घर के भीतर बरामदे की तरफ देखती हुई बोली, मैंने उन्हें अभी दवाई दी है, बस अभी अभी ही उनकी आंख लगी है। फिर वह लिफाफा थाम कर उसे उलट पलट कर देखती हुई बोली, यह लेटर मैं उन्हें दे दूंगी। वैसे इस लेटर में क्या है सर? मेरा मतलब है कोई गंभीर बात तो नहीं है ना सर? उसे इसके बारे में सब पता है, आप उसे ही दे देना, कहते हुए शर्मा जी पीछे हट गए थे। शर्मा जी ने राधे श्याम को इशारा किया कि वह सुधीर की पत्नी से पत्र प्राप्ति के दस्तखत ले ले। वह जीप की तरफ बढ़ चले थे। उनके कानों में सुधीर की पत्नी के सहज स्फूर्त आत्मविश्वास पगे स्वर गूंजने लगे थे। अभी अभी दवा खाकर सोए हैं, बस अभी वह जीप से 4 कदम ही दूर थे कि शर्मा जी की पत्नी ने अभी वह जीप से 4 कदम ही दूर थे कि सुधीर की पत्नी ने उन्हें आवाज दी, सर 1 मिनट प्लीज। वह नजदीक आकर हाथ जोड़ती हुई बोली, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस बार बड़ी वाली के बोर्ड के पेपर हैं, मुझे स्कूल में फीस भरनी है, कृपया आप सैलरी न रुकवाइएगा प्लीज सर, बड़ी कृपा होगी आपकी मुझ गरीब पर। आप तो जानते ही हैं सर कि मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। सोचती हूँ आज के इस मुश्किल समय में मेरी बेटियां जरूर थोड़ा पढ़ लिख जाएं, ताकि उन्हें तो कम से कम मेरी तरह से न जीना पड़े, न कोई समझौता करना पड़े। सर इस बार मेरे पास लेट फीस के साथ जुर्माना भरने की मेरी गुंजाइश नहीं है। कहते कहते सुधीर की पत्नी की आवाज भर्रा आई थी। सुधीर की पत्नी की आंखों में पानी देखकर शर्मा जी की आंखें भी नम हो आई थी। वह चुपचाप मुड़े और जाकर जीप में बैठ गए थे। सुधीर की पत्नी की एक जोड़ी नम आंखें उनकी नजरों के सामने आकर स्थिर हो गई थी। उनका मन वर्षों पीछे पहुंच गया था। मकान नंबर 304 रामगली, छोटा बाजार, थानेसर उनकी आंखों के सामने साकार हो उठता है। वहां भी नम आंखों वाली एक उदास सी औरत रहा करती थी। बात बात पर बह जाने को आतुर नम आंखों वाली उस औरत का भी जीवन संघर्ष ऐसा ही था। बस फर्क इतना है कि सुधीर की पत्नी सफेद झूठ बोलकर अपने शराबी पति के ऐब पर पर्दा डाल रही है, जबकि वह औरत दुनिया के सामने छाती पीट पीट कर शोर मचाती थी कि देखो रे लोगों, 2 बेटियों का बाप, घर में खाने को आटा नहीं और ये जाए रोया मुंह पिए पड़ा है। वह शराब पीकर घर आए पति से रोज उलझती थी, इतना उलझती थी कि उसका खुद का जीवन भी अपने ही जाले में फंसी एक मकड़ी के जैसा ही हो गया था। उसका आदमी भी तो पक्का बेशर्म था। घर में छुपा कर रखे हुए रुपए पैसों पर तथा घर की अन्य छोटी मोटी चीजों पर हाथ साफ कर देना उसके बाएं हाथ का खेल था। औरत रोती रहती, कोसती रहती, पर मजाल जो उस आदमी पर औरत के ताने उल्लंघनों का जरा भी कभी असर हुआ। और कभी कभी तो वह औरत को जमकर पीटता तथा थूक कर कहता, रोज पीटता, साली तेरे से जो होता वो कर ले। वह औरत जब कभी बहुत उदास परेशान होती तो अपनी कोठरी के एक कोने में बैठकर बहुत रोती। वह अपने दोनों बच्चों विक्की तथा अन्नू को अपनी छाती से सटाकर देर तक रोती सिसकती रहती। कभी कभी तो वह फूंके मार मार कर रोती और रिश्ता करवाने वाली अपनी बुआ को जी भर भर कर कोसती। एक रात उस आदमी ने औरत की साहचर्य के लिए खूब मिन्नत समाजत की, पर वह औरत टस से मस न थी। आदमी जब ज्यादा ही जोर जबरदस्ती करने लगा तो औरत ने अपने विक्की और अन्नू को सामने कर दिया। खाओ कसम अपने दोनों बच्चों की कि आज के बाद इस बोतल को हाथ नहीं लगाओगे। नशे की पिनक में बहका हुआ आदमी कसम उठा गया। औरत आदमी के झूठ को सच मानकर समर्पित हो गई। पर जब अगले ही दिन आदमी फिर पीकर आ गया तो औरत ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसने गाली दी। औरत ने उसे धोखेबाज नामर्द कहा और कहा मर्द की जुबान होती है, जो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उठाई हुई कसम भूल गया वो आदमी थोड़ी भी है, थू है दिल पर। आदमी को लग गई दिल पर, गोली जैसी लग गई। वह रसोई से चाकू उठा लाया। इनके लिए मुझे आंख दिखा रही है, तू मार डालूंगा, किस्सा ही खत्म कर दूंगा, कहते हुए वह बच्चों की तरफ लपका। उस दिन
उस दिन अपने बच्चों के लिए औरत शेरनी बन गई। नहीं, वो ऐसा होता है, जी जी समझ सकता हूँ। जी मुझे लिखते हुए इतना कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, बहुत सारी कविताएं जो मैं सुनाता नहीं, मैं क्योंकि सुना ही नहीं सकता वो। कोई नहीं, आप सुनाइए। आपने कहानी जो है उस तरह दिल से लिखी है। जी जी सुनाइए। किस्सा ही खत्म कर दूंगा कहते हुए बच्चों की तरफ लपका। उस दिन अपने बच्चों के लिए औरत शेरनी बन गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन औरत की आंखों की नमी उसकी आंखों में ही स्थायी रूप से बस गई थी। सुधीर की पत्नी की आंखों में और उस औरत की आंखों में कितना साम्य है। बच्चों के लिए दोनों ही एक जैसी याचक आद्र, बच्चों को ही तो बना गई वह औरत। जाने किस किस के सामने हाथ पसारती थी वह, पर फीस वर्दी तथा किताबों का देर सवेर बंदोबस्त कर ली जाती थी। दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करते करते तथा बर्तन घिसते घिसते ही उसका जीवन बीत गया। जिस दिन उसका बेटा राज्य सरकार में अफसर चुना गया, उस दिन सारे गली मोहल्ले वाले बधाई देने आए। सबकी जुबान पर यही बात थी, आज तेरी राम ने सुन ली, विमला तेरी मेहनत रंग लाई, भगवान विक्रम जैसा बेटा सबको दे। साहब आप कहे तो उसकी अनुपस्थिति की शिकायत मंडल कार्यालय में भेज दें। इसने नहीं सुधरना। पिछले 10 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ। इस बात को तनख्वाह रुकवाने के लिए साथ साथ उस पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करवाई है, तभी इसकी कुछ अकल सुधरेगी। पिछली सीट पर बैठे राधेश्याम ने कहा और अचानक उसकी नज़र गाड़ी के पीछे देखने वाले शीशे में दिखाई दे रहे साहब के चेहरे पर चली गई। नम भरी हुई आंखें, बह जाने के बातों उसके कानों में कांपती हुई भर्राई हुई आवाज़, मध्यम से आवाज़ आई, नहीं रे, रिक्की की फीस भरनी है उसे।